हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। पहला कि ये चैप्टर ना बहुत सीधा साधा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन मेरा 2-3 साल का ऑब्जर्वेशन ये कहता है, 2-3 साल से मैं जो पेपर्स एनालाइज कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ सीबीएसई के, तो बेटा सीबीएसई इस चैप्टर से बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन से मतलब कि वो दो चीजों पे फोकस्ड है इस चैप्टर पे, कि एक तो वो इग्नोर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सेकंड वो इतनी टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ट्रिकी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे देख के डर जाते हैं, है ना, कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप इस टेंशन नहीं लेना है आपको। इस चैप्टर को मैं एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और जो पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा बेटा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा कि मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले ये बोला था कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना कि जो बोलूंगा वो आएगा। ठीक है, सेकंड चीज बेटा, इस चैप्टर को हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एक डिफरेंट पैटर्न में कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इस चैप्टर के मैक्सिमम पार्ट को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इस चैप्टर में दो तरह के रिसोर्सेज हैं। इस चैप्टर में मतलब नॉर्मली जो होते हैं वो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, एक मिनट, एक होते हैं आपके, अरे क्या हो रहा है ये, अच्छा, एक होते हैं बेटा आपके फिजिकल रिसोर्सेस और एक होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेस। बेटा फिजिकल रिसोर्सेस क्या हो गए? फिजिकल रिसोर्सेस का मतलब जमीन। जैसे आपके सामने एक जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है? फिजिकल रिसोर्स है। अब उस जमीन के टुकड़े पे आप क्या करोगे? आपने वहां पे फार्मिंग कर ली, आपने वहां पे एक इंडस्ट्री डाल दी, है ना, आपने वहां पे एक स्कूल बना दिया। ठीक है, तो आपने उस फिजिकल रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसका प्रोडक्टिव यूज करते हुए उस रिसोर्स को आपने काई में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज है आप। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन हो बेटा? वो हो आप, स्टूडेंट्स। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में, आप कैपिटल में कब कन्वर्ट होगे? ताकि जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो एक ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कब कन्वर्ट होगा, उससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या इफेक्ट आएंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, यही सब चीजों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या बताया मैंने आपको, कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है? स्टूडेंट्स हैं। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को अगर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है एक देश को, तो बेटा उसके लिए 5 पिलर्स बताए गए हैं। 5 पिलर्स कौन से? पहला, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, के हमें इस पर्सन की एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कि ये पर्सन की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या? कि वो एक जगह से, माइग्रेशन का मतलब टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ठीक है, इसे कहते हैं माइग्रेशन। तो बेटा अगर आप छोटे से गांव में हो, ठीक है, आप में बहुत टैलेंट है, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो अपॉर्चुनिटी से कहां पर मिलेगा? जहां जहां पर आप शहर में जाओगे, तो वो माइग्रेशन भी पॉसिबल होना चाहिए एक देश में। थर्ड, फोर्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड फिफ्थ, इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये 5 पिलर्स कहे जाते हैं ह्यूमन कैपिटल के। ठीक है, कि अगर एक रिसोर्स को हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो इन 5 पिलर्स पे काम करना पड़ेगा। और इन 5 पिलर्स को ही क्या कहा जाता है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इस चैप्टर का, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देखो, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो सबसे पहला हमारा सोर्स है वो है एजुकेशन।
वो है एजुकेशन, कि सरकार एजुकेशन पे पैसा खर्च करके कैसे एक देश में एक रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, पहला क्या है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में अब बेटा क्वेश्चन कैसा आता है एजुकेशन पे कि हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एक सरकार एजुकेशन पे पैसा खर्च करके कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकती है देश की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है बेटा, पहले वो समझो कि एक देश इकोनॉमिकली ग्रो कब होगा, जब उस देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन पे पैसा लगा के एक देश कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं बेटा कि एजुकेशन पे पैसा खर्च करने से इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूशन होगा। तो पहली चीज, अगर एक देश में एजुकेशन में सही तरीके से पैसा खर्च हुआ, ठीक है, तो देखो बेटा ऐसे समझो कि ये जो एक पर्सन है, ठीक है, ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कब कर पाएगा, जब ये एजुकेटेड होगा। आप खुद सोचो कि एक अनएजुकेटेड पर्सन या एक एजुकेटेड पर्सन, कौन ज्यादा अच्छे से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो बेटा आंसर क्या है, एक एजुकेटेड पर्सन। क्यों, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन अगर वो एजुकेटेड है तो उसका स्किल सेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट से समझना है और ऐसा कैसा फ्लो चार्ट को हमें नीचे एक्सप्लेन कर देना है, मजाल की सीबीएसई आपका एक भी नंबर काट ले। ठीक है, तो बेटा एक पर्सन अगर एजुकेटेड है तो बेटा उसका स्किल सेट क्या होगा, अनएजुकेटेड पर्सन से क्या होगा, ज्यादा होगा। स्किल सेट का मतलब उससे ज्यादा चीजें आती हैं, वो ज्यादा चीजों में ज्यादा चीजों का उसको नॉलेज है, वो ज्यादा अच्छे से स्किल्ड है। ठीक है, अब स्किल सेट ज्यादा होगा तो बेटा उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, अगर एक पर्सन ज्यादा स्किल्ड है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, ज्यादा है। अब अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, एक पर्सन एजुकेटेड है तो उसका स्किल सेट ज्यादा है, स्किल सेट ज्यादा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है जॉब की, और जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। और जैसे ही उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हुई तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये था बेटा पहला चीज कि एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह समझाया, आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में प्रेजेंट करना है और उसको फिर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन से। एक तो हमने देखा कि एजुकेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, सेकंड हम देखते हैं कि एजुकेशन से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगी एक देश की। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसका मतलब बेटा कि एक एजुकेटेड व्यक्ति है ना, समाज में कैसे मदद करेगा, उसके प्रोग्रेस में कैसे मदद करेगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना कि एक एजुकेटेड व्यक्ति, अगर एक कोई पर्सन एजुकेटेड है तो ही विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल चेंजेस, है ना, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मैं लिख देता हूं इसको अभी पहले समझा देता हूं फिर लिख देता हूं। ठीक है बेटा, अगर एक पर्सन है ना एजुकेटेड है तो वो समाज में होने वाले बदलाव को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा, कि बेटा अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करेगा, चाहे उसका बच्चा लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, वो उसको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करेगा, और चाहे लड़का हो या लड़की हो वो उन दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, प्लस दोनों को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में विश्वास रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एजुकेटेड पर्सन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेकंड चीज, मतलब यहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जगह जेंडर इक्वालिटी लिख लेना बेटा, कि वो क्या जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करेगा, इक्वल एजुकेशनल एज वेल एज जॉब अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल, है ना, उसके चिल्ड्रंस को वो इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। सेकंड, अगर एक पर्सन एजुकेटेड है तो ही विल टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बेटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मतलब क्या, कि बेटा अगर वो एजुकेटेड है
तो वो सही तरीके से डेमोक्रेटिक, वो वोटिंग में हिस्सा लेगा, वो अपने वोट के अधिकार का महत्व समझेगा, इंपॉर्टेंस समझेगा, ठीक है। और वो सही व्यक्ति को चुनेगा। वो बात अलग है बेटा कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति भी एक बिल्कुल नालायकों की तरह वोट करते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन देश के लिए अच्छा है, बस खुद का फायदा देख के और वोट करना है, ठीक है। लेकिन अपने को इकोनॉमिक्स के पेपर में स्कोर करना है, इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि अगर एक एजुकेटेड पर्सन है तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और अपने वोट की कीमत को समझेगा, सेंसिबल वोट करके, और समाज में या देश के लिए एक अच्छे तरीके से बदलाव की कोशिश करेगा, है ना। मतलब अच्छी तरीके से अपने वोट को कास्ट करके और सेंसिबल तरीके से सारी चीजों को समझते हुए देश को प्रोग्रेस करने में मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये था अपने लिए एजुकेशन, ठीक है। अब जो टेढ़े मेढ़े, जो मैंने बताया ना कि टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बेटा क्या सवाल इस टॉपिक पे आ सकता है? एजुकेशन इज सॉट नॉट ओनली एज इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल बट ऑल्सो फॉर इट्स अदर हाईली वैल्यूड बेनिफिट्स। जस्टिफाई। बेटा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को देख के डर लग जाए बच्चे को, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वही है जो जस्ट मैंने पिछली स्लाइड में बताया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एजुकेशन के सिर्फ और सिर्फ हायर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है, एजुकेशन सिर्फ हायर अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, एजुकेशन के कुछ और फायदे भी हैं। तो बेटा कुछ और फायदे मैंने दो चीजें आपको बताई, है ना, कि एक एजुकेटेड पर्सन ही विल बेटर अंडरस्टैंड बेटर he will have better understanding of societal changes, and second he will actively participate in democratic process। इसको दो दो तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन कर देना, इस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, सेकंड जो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो है हमारा हेल्थ। हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटा अगर एक देश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेगा तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अगर एक हेल्दी पर्सन है ना, एक पर्सन है जो बहुत बीमार रहता है और एक पर्सन है जो हेल्दी है, जो स्वस्थ रहता है, इन दोनों में क्या फर्क है कि बेटा अगर एक इल पर्सन है, एक बीमार आदमी है, एक बीमार पर्सन है, तो और अगर एक बीमार पर्सन है और उसको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली, तो बेटा क्या वो काम पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो फोर्सफुली होगा कि उसको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगर कोई काम से छुट्टी लेगा तो बेटा डेफिनेटली है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे क्या होगा, इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में दिक्कत आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वहीं अगर एक हेल्दी पर्सन है ना, एक हेल्दी पर्सन है तो वो अपनी इकोनॉमी में, है ना, ये कीवर्ड है बेटा ध्यान रखना, वो अपनी इकोनॉमी में अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, है ना। अनइंटरप्टेड लेबर सप्लाई का मतलब वो अपने काम पर रोज जाएगा, ठीक है। अब वो अपने काम पर अगर रोज जाएगा तो बेटा इससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उसकी भी बढ़ेगी, और जहां पर काम कर रहा है उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी बढ़ी, हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, तो क्या होगा, हमारा देश इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक कि हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी फ्लो चार्ट से अच्छे से समझा देना, इसी फ्लो चार्ट को नीचे अच्छे से समझा देना बेटा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हाउ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कंट्रीब्यूट्स टू सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। बेटा अगेन कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो समाज में कैसे और बेनिफिट्स दे सकता है अदर देन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो पहली चीज, अगर एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, अगर वो हेल्दी है, अगर उसका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग है ना, वो जल्दी बीमार नहीं होता है, तो बेटा वो हाइजीन और सैनिटेशन इन दोनों का ध्यान रखेगा। एक तो एजुकेटेड भी है, दूसरा हेल्दी है,
वो हेल्थ को लेके लिटरेट है, मतलब यहाँ पे हेल्दी से मतलब कि उसकी हेल्थ लिटरेसी अच्छी है, वो जानता है कि इस चीज को अच्छे से मतलब हाथ धोना है, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना है, तो इन सब चीजों का ध्यान वो रखेगा। अगर वो हेल्दी मतलब अगर वो लिटरेट है हेल्थ को लेके, हेल्दी लिटरेशन मतलब हेल्दी लिटरेशन बोल रहा हूँ, अगर वो हेल्थ को लेके लिटरेट है ना, ये मतलब यहाँ पर ये है, तो अगर वो हेल्दी है तो हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखेगा। सेकेंड पॉइंट, ही और शी विल प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ कंटेजियस डिसीजेस। बेटा अभी एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना, तो बेटा जो लोग है ना, जो लोग हेल्थ को लेके लिटरेट थे, जो पढ़े लिखे थे, है ना, जो हेल्दी थे, उन्होंने क्या किया, जिनका इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रांग था, तो बेटा उन्होंने खुद से मास्क यूज करने चालू कर दिए, उन्होंने क्या कहा, सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इस बीमारी को बाकी लोग तक ना पहुंचाया जाए और खुद को भी बचाया जाए और बाकी समाज को भी बचाया जाए। तो बेटा एक हेल्दी पर्सन या एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेगा, दो चीजें कि वो हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखेगा, सेकंड कि ही विल प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ कंटेजियस डिसीजेस इन द सोसाइटी। ठीक है बेटा, डेंगू मलेरिया इन सबको लेके सरकार बहुत तरीके से आपको एजुकेट करती है, तो अगर एक पर्सन हेल्दी है, वो खुद को भी बचा रहा है और समाज को भी बचाने पे ध्यान देगा, कैसे, वो अगर वो हेल्थ को लेके प्रॉपर तरीके से लिटरेट है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा, जो मैंने 19 मार्च को पेपर था, मैंने 17 मार्च को वीडियो अपलोड किया था कि ये इग्नोर टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इस बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन मुझे इग्नोर्ड लग रहा है और हो सकता है इस पे आ जाए, तो इस पे क्वेश्चन आ गया था बेटा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था पिछले साल कि डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि हेल्थ एक्सपेंडिचर के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करो। तो बेटा 4 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला है प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर, कि बेटा प्रिवेंटिव का मतलब कि कोई बीमारी आ रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार उस पर खर्चा कर रही है। तो ये कौन सा खर्चा होता है बेटा, वैक्सीनेशन। ठीक है, बहुत तरह के, बच्चा पैदा होता है ना तो उसको 3 महीने 6 महीने 12 महीने 3 साल बेटा अलग अलग टीके लगते हैं ना, वैक्सीन लगते हैं, क्यों, ताकि उसको कोई बीमारियां, जानलेवा बीमारियां नहीं आ, आ, वो आ, वो कोई जानलेवा बीमारी उसको ना लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे, प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर। सेकेंड होता है क्यूरेटिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्यूरेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब कि अगर बीमार हो गया तो उस पे कौन सा खर्चा होगा, दवाई गोलियों का खर्चा होगा, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को बोला जाता है क्यूरेटिव एक्सपेंडिचर। ठीक है, थर्ड है सोशल मेडिसिन, सोशल एक्सपेंडिचर, मतलब ये अलग अलग मेडिसिन पे खर्चे की बात कर रहा हूं कि सोशल मेडिसिन का मतलब बेटा सरकार कई तरीके से अपनी पॉपुलेशन, अपने लोगों को एजुकेट करती है, हेल्थ को लेके एजुकेट करती है कि ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। आपने डेंगू मलेरिया कोरोना में, है ना, सरकार को पैसा खर्च करते हुए देखा होगा कि समाज में हम इसमें जागरूकता फैलाएं। ठीक है, तो वो जागरूकता फैलाने को सोशल मेडिसिन बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रेडिंग ऑफ हेल्थ लिटरेसी, जैसे कई जगह मतलब वुमेन से, गर्ल से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेके भी सरकार सजग है, बहुत तरीके से खर्चा कर रही है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से लिटरेट किया जाए। ठीक है, ताकि समाज में ज्यादा बीमारियां ना फैलें। ठीक है, तो इस तरीके से सोशल मेडिसिन पे खर्चा होता है। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, बेटा सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, स्वच्छ भारत, है ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सरकार प्रोवाइड कर रही है ताकि लोगों की हेल्थ में सुधार आए, लोगों को जानलेवा बीमारियां ना लगे। तो ये है वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन, ऑन सोशल मेडिसिन, एंड फोर्थ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। तो बेटा बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे और एक दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।